Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. दोस्तों, आज मैं आपको अमेरिकन हिपोक्रेसी की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपका सोचने का तरीका ही बदल देगी। क्योंकि अब तक हम सबको सिर्फ ये दिखाया गया है कि ईरान टेररिस्ट को फंड करता है, कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहा है, कि ईरान दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के करीब ले जा रहा है। States like these constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. 241 US Marines died in a separate suicide bombing. And radical Iranian regime to be able to threaten anyone and everywhere in the world. और जहां पूरी दुनिया इजराइल और अमेरिका को राइट समझती है, वही दुनिया ईरान को थ्रेट के रूप में देखती है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस वॉर का असली गुनहगार ना ईरान है ना इजराइल। इस वॉर का असली गुनहगार है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। The U.S. is involved much more directly. The U.S. has been hitting Iran for a very long time. Iran is today the world's leading state sponsor of terror. This is terrorism that is part of a pattern. Be working on over the next several weeks a significant regime of sanctions. The international community is unified around Iran's misbehavior. और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जो अमेरिका आज ईरान को टेररिस्ट नेशन बोलता है, उसी अमेरिका ने एक जमाने में ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गिफ्ट किया था। जो अमेरिका आज ईरान को टेररिस्ट नेशन कहकर बर्बाद करना चाहता है, उसी ईरान को अमेरिका ने कभी अपना बेस्ट फ्रेंड कहा था। और जो अमेरिका आज ईरान के तेल को थ्रेट टू ग्लोबल पीस बोलता है, वही तेल कभी अमेरिका के पावर का इंजन हुआ करता था। Iran, an island of stability in one of the more troubled areas of the world. Until in the 1970s, Iran became America's strongest ally in the Persian Gulf. At one point, even the single biggest purchaser of American weapons. Americans and Iranians were experiencing a love affair. I do not remember any request we made of him that he refused. तो सवाल ये है कि जब अमेरिका और ईरान इतने अच्छे दोस्त थे, तो आज वो दुश्मन कैसे बन गए? अमेरिका की हिपोक्रेसी इस कहानी में कैसे सामने आती है और अमेरिका के दोगलेपन से दुनिया को क्या सीखना चाहिए, यही जानेंगे इस एपिसोड में। और आखिर में आप खुद फैसला कीजिए कि थ्रेट कौन है और विक्टिम कौन। दोस्तों, ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस या जियोपॉलिटिक्स सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ ऑन टू द एपिसोड। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1950s में, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही दुनिया के सुपर पावर्स को 2 चीजों का एहसास होने लगा। पहला, जो देश तेल पे कब्जा करेगा वही दुनिया पे राज करेगा, यानी ऑयल इक्वल्स पावर। और दूसरा, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा उसके साथ ही पीस की बात हो पाएगी, यानी न्यूक्लियर वेपन्स इक्वल्स प्रोटेक्शन। इसीलिए रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके और अमेरिका, ये सारे पावरफुल कंट्रीज ने एक के बाद एक करके न्यूक्लियर टेस्टिंग करके अपने आप को न्यूक्लियर पावर बना लिया। अब इस रेस में एक तरफ रशिया था, जिसके पास अपना तेल भी था और न्यूक्लियर बॉम्ब भी, और दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनीज दुनिया भर में तेल ढूंढने निकल चुकी थी। और तभी स्टेज पर आया ईरान, जिसे अमेरिका ने अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा। क्यों? क्योंकि अमेरिका को ईरान से सिर्फ 2 चीजें चाहिए थी, तेल और टेरिटरी। तेल इसलिए ताकि वेस्ट की फैक्ट्रीज और आर्मीज फंक्शन कर पाए, और टेरिटरी उन्हें इसलिए चाहिए था क्योंकि ईरान यूएसएसआर के बॉर्डर पर था। तो अगर यूएस ईरान पर कंट्रोल नहीं जमाता तो रशिया ईरान पर अपना कंट्रोल जमा लेता। और ईरान और अमेरिका की दोस्ती इतनी गहरी हुआ करती थी कि शाह ऑफ ईरान को यूएस में रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता था। ईरानियन सिनेमाज में अमेरिकन मूवीज प्ले होते थे। यहाँ तक कि ईरान में वेस्ट का इतना इन्फ्लुएंस था कि लोग वेस्टर्न कपड़े ही पहनते थे।
और अगर उस जमाने में आप ईरान जाते तो आपको ईरान के शहर न्यूयॉर्क जैसे लगते। और इस रिश्ते के रूल्स काफी सिंपल थे। ईरान अमेरिका को चीप ऑयल देता और अमेरिका ईरान को कैश, वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देता। जी हाँ, आज जो अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्रेस को लेकर चिंतित है, पहले वही अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गिफ्ट कर रहा था। तो सवाल यह है कि जब अमेरिका और ईरान इतने अच्छे दोस्त थे तो आज अमेरिका और ईरान दुश्मन कैसे बन गए? और जब अमेरिका ने खुद ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस दिया, आज वही अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्रेस को लेकर इतना चिंतित क्यों है? दोस्तों, इसके पीछे है जियोपॉलिटिक्स की एक दर्दनाक कहानी, और ये दर्दनाक कहानी शुरू होती है इस पार्टी से। जी हाँ, इस पार्टी से। दोस्तों, 1950s में जब ईरान अमेरिका अच्छे दोस्त थे, तब ईरान दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक बना। 1950-60s तक दुनिया को लग रहा था कि ईरान एक मॉडर्न सुपर पावर बन जाएगा। जीडीपी 8 to 9% से ग्रो करने लगी, हाईवेज बनने लगे, स्काई स्क्रेपर्स खड़े होने लगे और तेहरान में अमेरिकन कार्स, फैशन शोज, शॉपिंग मॉल्स, सब कुछ दिखाई देने लगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि ये सब एक वेस्टर्न वहम था। क्यों? क्योंकि एक तरफ जहां ईरान की अमीर जनता पार्टीज और मॉल्स में व्यस्त थी, ईरान के गरीब लोगों की हालत इतनी खराब हो गई कि रूरल एरियाज में आधे लोगों के पास बिजली तक नहीं थी। महंगाई तेजी से बढ़ने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट और भूखमरी फैलने लगी, और जहां अमीर लोग मजे कर रहे थे, आम जनता की जिंदगी बर्बाद थी। और जब दुनिया ईरान के डेवलपमेंट के लिए ताली मार रही थी, ईरान के लोग भूखे, बेरोजगार और गुस्से से भरे हुए थे, और तेल का सारा पैसा वेस्टर्न कंपनीज को मिल रहा था। और फिर 1971 में आया ईरानियन लोगों का ब्रेकिंग पॉइंट, जब 1971 में शाह ऑफ ईरान ने एक ऐसी पार्टी थ्रो करी जो दुनिया ने कभी देखी नहीं थी। इसे कहा जाता है द पार्टी ऑफ द सेंचुरी। In the middle of October 1971, 62 heads of state converged on the airport of the fairy tale city of Shiraz. This is the story of the most expensive party the world has ever seen. The Shah invited his guests to a traditional Persian party. While the general population was struggling to make ends meet, the Shah was throwing a party for his rich friends. Everyone and everything was there. But if there were something missing from the party, then it was the Iranians themselves. और इस पूरे पार्टी का खर्चा उस जमाने में था $100 million। आज की डेट में 8,000 करोड़। और ईरानियन लोगों ने यह भी सुना कि 1,000 किलो का खाना इस पार्टी में बस वेस्ट किया गया। तो सोचिए दोस्तों, एक तरफ गांव के किसान सूखे से मर रहे थे, लोगों के पास बेसिक दवाई तक नहीं थी, बच्चों को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ रहा था, और दूसरी तरफ शाह ऑफ ईरान पेरिस से 18,000 किलो खाना इंपोर्ट करवा रहे थे। एक तरफ देश की जनता लाइन में खड़ी थी राशन के लिए, और दूसरी तरफ गोल्ड कटलरी और सिल्क टेंट्स में पार्टी चल रही थी। एक तरफ माँ अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पा रही थी, और दूसरी तरफ शाह के गेस्ट इंपोर्टेड वाइन और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। ये सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं थी दोस्तों, ये पब्लिक के मुंह पे थप्पड़ था। और यही थप्पड़ एक दिन इतना जोर से लगा कि ईरान की सड़कों पर लोग चिल्लाने लगे, और धीरे धीरे करके 1979 तक एक ऐसा रेबेलियन खड़ा हुआ कि शाह ऑफ ईरान को डिथ्रोन किया गया और शाह ऑफ ईरान को ईरान से भागना पड़ा। और इस रेबेलियन को एक ऐसे इंसान ने लीड किया जिसका नाम था आयतुल्लाह खोमेनी। Revolutionary forces under the leadership of Grand Ayatollah Khomeini forced the Shah of Iran into exile. It was the people all over Iran who chose Khomeini, who wanted him as leader. خروج شاه اولین مرحله پیروزی ملت ماست و ما مشکلات زیاد در پیش داریم.
और जैसे ही खोमेनी पावर में आए, खोमेनी ने 3 ऐसे फैसले लिए जिससे अमेरिका ईरान का दुश्मन बन गया। सबसे पहला फैसला था ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाना। खोमेनी ने आते ही ईरान का पूरा सिस्टम बदल दिया। अब वहां ना कोई लोकतंत्र बचा था, ना कोई राजा। जो देश कल तक अमेरिका के इशारों पर चलता था, आज वो कह रहा था कि ईरान में शरिया लॉ इंप्लीमेंट किया जाएगा। दूसरा बड़ा झटका आया कुछ ही महीनों बाद, जब तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर हुआ हमला। दोस्तों, ईरानियन स्टूडेंट्स ने 52 अमेरिकन को 444 दिन तक हॉस्टेज बना लिया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि खोमेनी ने इस हमले को खुलकर सपोर्ट किया। इनफैक्ट खोमेनी ने अमेरिका को अमेरिका इमाम अजीज मुसलमान अमेरिका शैतान बुजुर्ग है, यानी सबसे बड़ा शैतान। और तीसरा फैसला था तेल पर कब्जा। खोमेनी ने ऐलान कर दिया कि अब ईरान का तेल सिर्फ ईरान के पास होगा। सारे अमेरिकन और ब्रिटिश तेल कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए और इसी से तेल के जरिए ईरान ने अमेरिका के ताकत को एक ओपन चैलेंज दिया। इनफैक्ट खोमेनी इतने एंटी अमेरिकन थे कि उन्होंने अमेरिका के भेजे हुए सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को शट डाउन कर दिया और सारे ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को सस्पेंड कर दिया। तो ईरान ने बोला ना अमेरिका का पैसा चाहिए ना उनकी टेक्नोलॉजी, अब ईरान अपने खुद के दम पे चलेगा। तो ईरान को बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में इंटरेस्ट था ही नहीं। लेकिन इसके बाद दोस्तों, अमेरिका ईरान पर इतना गुस्सा हो गया कि अमेरिका ने ईरानियन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। पता है कैसे? अमेरिका ने ईरानियन एसेट्स को अमेरिकन बैंक्स में फ्रीज कर दिया। ईरानियन ऑयल को 1979 के बाद अमेरिकन इंपोर्ट से बैन कर दिया गया और अमेरिका ने एक इंसान को फंड किया जिसने ईरान को बर्बाद कर दिया। ये इंसान था इराक का डिक्टेटर सद्दाम हुसैन। और यहीं से शुरू हुई दोस्तों ईरान इराक वॉर, जो चली पूरे 8 साल। In September 1980, Iraq invades Iran. Iraqi leader Saddam Hussein is convinced that now is the time to strike. The conflict will last 8 years, cost hundreds of thousands of lives, threaten world oil markets. It's the last total war of the 20th century. In an expansionist adventure, Iraq aimed to establish itself as a Gulf power by neutralizing its closest rival, Iran. दोस्तों, इस वॉर में अमेरिका ने इराक को इस हद तक सपोर्ट किया कि इराक को लाखों करोड़ों डॉलर्स दिए गए, केमिकल वेपन्स के रॉ मटेरियल्स सप्लाई किए गए, यहाँ तक कि यूएस ने इराक को रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी भी दिया जिससे इराक को ईरान के ट्रूप मूवमेंट्स, बेस लोकेशंस और मिलिट्री सप्लाई चेन्स तक पता लगे। और ये वॉर इतनी दर्दनाक थी कि दोनों साइड मिलाकर लगभग 5 लाख लोग मारे गए और ईरान की इकोनॉमी इतनी बर्बाद हो गई कि हजारों लोग सिर्फ भूख से मरने लगे। और आपको पता है सबसे ज्यादा हैरानी की बात क्या है? जब सद्दाम हुसैन ईरान को अटैक कर रहा था तब अमेरिका उसके कंधे पे हाथ रख के बोल रहा था गुड जॉब। उसको पैसे दिए गए, वेपन्स दिए गए और पूरा सपोर्ट दिया गया। लेकिन जैसे ही सद्दाम ने कुवैत पर कब्जा किया, अमेरिका ने पलटी मार दी। अमेरिका ने 30 कंट्रीज के साथ मिलकर कुवैत को इन्वेड किया और फिर इराक पर ऐसे एयर स्ट्राइक्स किए कि इराक भी बर्बाद हो गया। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2006 में उसी सद्दाम हुसैन को यूएस की सपोर्ट से सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप ईरान के नजरिए से देखें, अगर आपके दुश्मन आपके पीछे हाथ धो के पड़े हों, अगर आपके लोग लाखों की तादाद में मर रहे हों, अगर आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो रही हो, तो आप क्या करोगे? खुद के देश को बचाने की कोशिश करोगे, राइट? वेल दोस्तों, ईरान ने बिल्कुल वही किया। तो ईरान ने बोला कि अब हम बनेंगे मिडिल ईस्ट के न्यूक्लियर पावर। यहीं से शुरू हुआ दोस्तों ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो 1984 में ईरान ने अपने सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को एक्टिवेट किया और न्यूक्लियर एनर्जी बनाने की तैयारी शुरू हुई और 1989 से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी शुरू की गई। और जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, ईरान आज सिर्फ एक कंट्री नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट का ग्रैंड मास्टर बन चुका है। चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, इराक हो या येमेन, हर जगह ईरान के प्रॉक्सी सोल्जर्स, रॉकेट्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स एक्टिवेटेड हैं। तो जहां यूएस ईरान को टेररिज्म स्पॉन्सरिंग कंट्री बुलाती है,
ईरान के नजरिए से देखा जाए तो ईरान बस खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब जब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के कंप्लीशन के पास पहुंचता है, इजराइल और यूएस दोनों मिलकर ईरान के प्लान्स को बर्बाद कर देते हैं। और ये देखिए, उस वक्त धीरे धीरे करके अमेरिका भी ईरान को घेरे जा रहा था। वेस्ट में 2003 के बाद यूएस ने इराक में 1.5 लाख ट्रूप्स ईरान के बॉर्डर के पास बिठा दिए। फिर ईस्ट में अफगानिस्तान में यूएस के 1 लाख ट्रूप्स थे। साउथ में बहरीन से यूएस नेवी की 5th फ्लीट आई जिसने पर्शियन गल्फ का कंट्रोल ले लिया। और फार वेस्ट में आज भी इजराइल है जिसके पास 90 सस्पेक्टेड न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। साथ ही साथ सऊदी और यूएई भी यूएस के साथ खड़े थे। तो देखा जाए तो ईरान को हर तरफ से खतरा था। और इसके साथ साथ 1995 से लेकर 2010 तक अमेरिका और यूएन ने ईरान पर इतने सैंक्शंस लगा दिए कि ईरान की इकोनॉमी अंदर से टूटने लगी और इन्फ्लेशन 40% तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि सैंक्शंस की वजह से ना ईरान तेल बेच पाया ना ट्रेड कर पाया। और 2015 तक ईरान को फ्रोजन एसेट्स और ऑयल से $260 बिलियन का लॉस होने लगा। लेकिन आपको पता है, इसके बाद भी ईरान ने बोला कि हम हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक देंगे, आप बस सैंक्शंस हटा दो। और 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोक भी दिया, अमेरिका ने सैंक्शंस हटा भी दिए और सब कुछ बस ठीक होने ही वाला था। इतने में 2018 में ट्रंप ने सारे डील्स कैंसिल करके ईरान पर सैंक्शंस वापस लगा दिए। President Barack Obama's administration negotiated a deal with Iran's President Hassan Rouhani. It limited Iran's nuclear facilities in return for sanctions relief, but not everyone saw it as a success. Never ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran. तो ईरान ने बोला भाड़ में गया यूएस, अब हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे ही, क्योंकि हमको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। और यही वो वजह है कि आज इजराइल भी डरा हुआ है, क्योंकि अगर ईरान बॉम्ब बना लेता है तो जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा, ईरान मिडिल ईस्ट का सुपर पावर बन जाएगा और ईरान के साथ साथ सऊदी अरेबिया और यूएई भी न्यूक्लियर रेस में लग जाएंगे और इस न्यूक्लियर रेस से पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर का खतरा होगा। यह है दोस्तों ईरान की कहानी। पहले लूटा गया, फिर धोखा दिया गया, फिर अटैक किया गया और जब ईरान ने पीस का हाथ बढ़ाया तो अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगाकर ईरान को आइसोलेट कर दिया और इसीलिए ईरान आज न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने पर मजबूर है। यह है दोस्तों ईरान की कहानी और इस कहानी से हमें 3 इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल लेसन सीखने मिलते हैं। नंबर 1, दोस्ती और दुश्मनी दोनों जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से बदलते रहते हैं। नंबर 2, जियोपॉलिटिक्स में मोरालिटी एक मास्क है, असली गेम सिर्फ और सिर्फ पावर का होता है। और जैसे हेनरी किसिंजर ने कभी कहा था, इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। अब आप ही मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, सही कौन है और गलत कौन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।